अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चाइना इंडिया डिस्प्यूट के ऊपर उसकी एक्सटेंशन है। और आज हम ये देखेंगे, पहली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि चाइना ने इतना अग्रेसिवली इंडिया के ख़िलाफ़ रिस्पांस क्यों दिया है, कौन कौन सी वजूहात हैं जो इंडिया कुछ ऐसे स्टेप्स ले चुका है जिनकी बिना पे चाइना मजबूर हो गया है कि उसको थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना उसकी जनाब ना मजबूरी बन गया है, और क्यों चाइना ने इस तरह किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि क्या इंडिया और चाइना वॉर वाकई हो सकती है, क्या इसके अंदर कोई टेंजिबल प्रूफ्स हमें मिलते हैं कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड जो स्टेट्स हैं वो आपस में लड़ पड़ें और पूरी दुनिया के लिए ये डाइजेस्टेबल हो और उसके ख़िलाफ़ या इस मामले की रसाई के लिए कोई स्टेप ना ले। आज हमारी बातें इसके ऊपर होंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपको सबसे पहले ये जो तस्वीर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, इसमें क्लियर कट है कि जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर जनाब ना 3 जगह से चाइना और इंडिया आपस में इंटरेक्टेड हैं। आप इस इंटरेक्शन को जनाब 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और वो हिस्से सेंट्रल सबसे पहला जो ईस्टर्न साइड के ऊपर है, और सेकंड पे जनाब ना वेस्टर्न सेक्टर है, और थर्ड पे जो दरमियान वाला हिस्सा सेंट्रल सेक्टर है वो मौजूद है। जो वेस्टर्न सेक्टर है इसका चाइना के साथ बॉर्डर जम्मू और कश्मीर का, लद्दाख का, इसका लगता है बॉर्डर चाइना के साथ। दूसरा जो सेंट्रल सेक्टर है इसका जनाब ना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर इंडिया का चाइना के साथ लगता है। और जो थर्ड ईस्टर्न सेक्टर है इसमें अरुणाचल प्रदेश और इन सिक्किम जैसे जो एरियाज़ हैं, फिंगर्स जो बाहर निकली हुई हैं, इनका बॉर्डर जनाब ना चाइना के साथ लगता है। अब 3 जगहों से ना जनाब इनके डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि जो हम एक लाइन को नहीं मानते, चाइना कहता है कि मैं मनमोहन लाइन को नहीं मानता, और जो इंडिया है वो कहते हैं कि हम ये जम्मू कश्मीर वाली साइड के ऊपर जो चाइनीज़ का एक्साइज चीन के ऊपर क्लेम है, हम उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर थोड़े कंफ्यूज हैं, हम उस बाउंड्री को इस वक्त तक क्लेम नहीं करते। एनीवेज़, ये तो था कि चाइना और इंडिया 3 जगहों से रिलेटेड हैं। अब 3 जगहों से वो आपस में एक दूसरे के साथ नोकाझोंकी करते रहते हैं, और 1962 के वॉर के बाद जब इंडिया को डिफ़ीट हुई तो उन्होंने एक सेटलमेंट की। फिर 1990s के अंदर इनके अंदर बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब कोई बुलेट शॉट नहीं की गई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे टू डेट। अभी तक कोई ऐसी बुलेट शॉट नहीं की गई। मगर इंटरेस्टिंग बातें जो है ना वो ये हैं कि विदाउट एनी बुलेट जनाब इंडिया के 20 जवानों को मार दिया गया। चाइनीज़ की तरफ से एग्रेशन की ये एक अनइक्विवोकल एग्जांपल है। अब हमारी ये बात जनाब ना होना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंडिया और चाइना आपस में वाकई लड़ सकते हैं या नहीं। हर बंदे को ये बात 21st सेंचुरी के अंदर ना ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि अब जो भी वॉर होगी, ख़ास तौर पे वो वॉर जो न्यूक्लियर वॉर हो, जिसमें न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में लड़ाई कर लें, उसके इफ़ेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर होंगे, और किसी भी सूरत में वो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कॉन्टिनेंट के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होंगे। चाइना भी न्यूक्लियर आर्म्ड है और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर एबिलिटी है, न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है जो इस्तेमाल के लिए ही है फाइनली, क्योंकि बॉम्ब असल में बनाया ही इस्तेमाल के लिए जाता है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि यूज़ नहीं करना, वॉरफेयर में यूज़ नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, मगर बॉम्ब बनाने का मकसद ही यूजेज है, वक्त आने पे यूज़ होगा। सो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर आर्म्ड रेसेस, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ कभी भी एक दूसरे के साथ वॉर के ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज दे नो कि हम इसका खमियाजा नहीं भुगत सकते। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ ट्रेड। चाइना इंडिया के साथ ट्रेड करता है, और चाइना के लिए जो इंडियन मार्केट है वो ट्रिलियंस की मार्केट है, वो किसी भी सूरत में इस मार्केट को नहीं खोना चाहता। ट्रेड हमेशा जो वॉर होती है उसको रोकने का जनाब ना, उस वॉर के थ्रेट को डिफ्यूज़ करने के लिए, वॉर को कम करने के लिए बड़ा पुरअसर किस्म का जनाब एक तरीका है। सो ये वाली जो ट्रेड है, इसके साथ चाइना की दूसरे मुल्कों के साथ जो ट्रेड है वो लिंक्ड है। अगर चाइना के अंदर पीस ख़राब हो जाता है, अगर इस रीजन के अंदर पीस ख़राब हो जाता है, तो पूरे रीजन की ट्रेड ख़राब होगी, और अगर ये ट्रेड ख़राब होगी तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। Third and most important thing is that after this fight,
द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी इरिवर्सिबल। डाइजेस्टेबल नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं हो सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद 50-60 साल, सदियाँ लग जाती हैं। जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है और इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, रेडिएशंस लीक हो जाती हैं, सिस्टम्स जनाब ना डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। ये बात चाइना भी जानता है और इंडिया भी जानता है, ये कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद इस वक्त चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो स्क्रिमिशेस हो रही थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैसेजिंग था कि जी चाइना असल में मैसेज देना चाह रहा है अपने राइवल इंडिया को कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग द राइवल्स ऑफ चाइना, इफ़ यू आर सपोर्टिंग और अलाइनिंग यूर सेल्फ विद ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA एंड मेकिंग अ क्वाड ग्रुप, तो फिर आपको उसके साथ साथ के कॉन्सिक्वेंसेस को भी सामने रखना चाहिए। चाइना का ताइवान पे क्लेम है, चाइना का जनाब हांगकांग पे क्लेम है, चाइना का साउथ चाइना सी पे क्लेम है, चाइना अपने इंडियन ओशन के अंदर आ चुका है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। इफ़ इंडिया इज़ गोइंग टू मेलाइन द इंटरेस्ट ऑफ चाइना, then India will have to face some sort of serious consequences। ये चाइना ने मैसेज दे दिया उनको और बड़ा क्लियर कट दे दिया कि हम आपसे मिलिट्री के हिसाब से बड़े ऊंचे हैं, हम आपका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एनीवेज, सो अनदर रीज़न दैट एक्चुअली मैटर्स कि इस वक्त चाइना और इंडिया की जो जंग है ना वो नहीं हो सकती, दैट इज़ इंटरेस्ट। हर स्टेट के अपने एक इंटरेस्ट हैं जो कि वो अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करता है, और वॉर किसी भी किस्म के स्टेट इंटरेस्ट को सेव करने में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती। ये एक्सट्रीम कंडीशन है, ये वो वाला सोल्यूशन है जिसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं था। इस वक्त आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेस करके, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करवा के आपने उसको डिसएंगेजमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। अभी तक एक बुलेट का शॉट ना होना भी इंडिकेशन है कि चाइना और इंडिया किसी भी सूरत में वॉर नहीं चाहते। दे आर जस्ट मैसेजिंग विद ईच अदर, दे आर सेंडिंग द मैसेजेस कि हम इस वक्त इस किस्म का रिस्पांस देंगे। चाइनीज़ आर सेइंग दैट वी विल रिस्पॉन्स, वी विल गिव यू अ वेरी सिवियर सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स अगर आपने आर्टिकल 370 को वापस उसकी पोजीशन ना दी। हम उस वक्त आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे जब आपने US के साथ हमारे इंटरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे, चाइनीज़ आर सेइंग, जब आपने ओबोर के ख़िलाफ़ जाने के लिए जनाब ना अपने जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की। हम हर हाल में हर उस स्टेप के ख़िलाफ़ जाएंगे जब चाइनीज़ के ख़िलाफ़ आप जाओगे, चाहे आप साउथ चाइना सी में जाओ, चाहे आप ताइवान के इशू पे जाओ, चाहे आप डोकलाम पे जाओ, चाहे आप जनाब ना तिब्बत के इलाके के अंदर जाओ, हम आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई इस इशू में वो डिसएंगेजमेंट थी। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई, उनके आर्मी पर्सनल्स के आपस में मीटिंग्स हुई, और दोनों आर्मीज़ ने, दोनों ममालिक ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम डिसएंगेजमेंट की तरफ जाते हैं, वॉर हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। दिस इज़ अनदर इंडिकेशन दैट एब्सोल्युटली देयर इज़ नो चांस ऑफ वॉर एट ऑल। अनदर थिंग दैट वी कैन से इज़ दैट कि हम इस वॉर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ना चाइना कर सकता है ना इंडिया कर सकता है। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर कोई भी दुनिया में जंग करना, इस किस्म की स्टेट जो कि डेवलपिंग हो और पूरी दुनिया में उसके स्टेक्स मौजूद हों और वो अपना रोल प्ले कर रही हो, तो ये तो नामुमकिन बात है कि वो जनाब उसको इजीली डाइजेस्ट किया जाए और उसके असरात पूरी दुनिया में ना हो। दुनिया कंसर्न्ड है अगर इंडिया और चाइना की जनाब ना वॉर हो जाती है तो कौन कौन से स्टेट, जैसे ट्रंप ने मीडिएशन के लिए फटाफट कह दिया कि हम इस वॉर के अंदर, इस खित्ते को बचाने के लिए हम अपनी मीडिएशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न जो है ना वो ये है कि चाइना इंडिया को अपनी जंग के मुकाबले जो मद्दे मुकाबले उसको गिनता ही नहीं है। मतलब इंडिया और चाइना का कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इंडिया और चाइना और US का मुकाबला तो बनता है। हम ये देखते हैं कि चाइना ट्रेड वॉर चला रहा है, चाइना उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाता है। चाइना साउथ चाइना सी में जाए या अफ्रीकन कंट्री स्टेट कॉन्टिनेंट्स में जाए, यूरोपियन यूनियन में जाए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल पे जाए, वो US के साथ हमेशा अपने पंगा डालता है। वो समझता है कि ये मेरा राइवल है। इंडिया को नहीं समझता। आप उनकी इकॉनमी चेक कर लें, चाइना की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से 5 टाइम्स ज़्यादा है। राफेल के लिए जितना बजट इंडिया राफेल जेट के लिए जितना बजट इस्तेमाल कर रहा है इंडिया,
चाइना का जो डिफेंस बजट है उससे मोर देन 700 राफेल जेट्स को वो ख़रीद सकता है। इंडिया डिपेंडेंट है एम्यूनेशन की इंडस्ट्री के ऊपर यूएस पे, चाइना अपनी एम्यूनेशन इंडस्ट्री डेवलप करता है। इंडिया डिपेंडेंट है अपनी स्पेस इंफॉर्मेशन के लिए यूएस पे या वेस्ट पे। चाइना ने अभी रिसेंटली पिछले दिनों अपना जनाब ना स्पेसशिप भेजी है और वो कहता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट होने की तरफ जा रहा हूँ। चाइना इंडीड इमिटेशन और पायरेसी की जनाब ना वजह से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, मगर इंडिया के अंदर जो इनोवेशन या इमिटेशन उतनी है ही नहीं जितनी चाइना के पास मौजूद है। आप इकोनॉमी को देख लें, आप मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को देख लें, 1980 से लेकर 2020 तक इन्वेस्टमेंट देख लें। डिफेंस का इंडिया का बजट तकरीबन 61 बिलियन है, उनका 261 बिलियन है ऑलमोस्ट बजट का। फिगर्स आप रीचेक कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के बाद, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करने के बाद, अपनी जो मिलिट्री है उसको मैच्योर करने के बाद, उसमें एक्सपर्टीज़ लाने के बाद, एससीओ का मेंबर होने के बाद, ओबोर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद, पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स के बाद, यूएस को चैलेंज करने के बाद, सुपर पावर को हिलाने के बाद, अपनी पोजीशन को पूरी दुनिया में स्टेबल रखने के बाद, ग्लोबल पैंडेमिक में एग्जाम्पलरी किस्म का जनाब ना रिस्पॉन्स देने के बाद, इंडिया तो किसी सूरत में चाइना के मद्दे मुकाबिल नहीं आता। इंडियंस जितना भी कर लेंगे, उनके पास पैंडेमिक बहुत सवेर किस्म के असरात छोड़ के जाएगा, जैसे सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में छोड़ के जा रहा है। उनकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा रही है, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके सोशल इंडिकेटर बड़े ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा रहे हैं, बड़ी बुरी तरह नीचे जा रहे हैं, कौन बर्दाश्त कर पाएगा। मोदी साहब कहते हैं मैंने अपने जो दौर है अपना, उसमें एग्जाम्पलरी किस्म की वॉशरूम्स, लेटरीनें डेवलप की हैं, बनाई हैं, इस्टेब्लिश की हैं, ताकि जो सोशल इंडिकेटर है ये एक उसका हिस्सा है। जितना चाइना का बजट है तो वो हो सकता है पूरे इंडिया को जनाब ना लेटरीनों से भर दें। मतलब अजीब किस्म की बात है। इंडिया और चाइना को कोई मुकाबला इस वक्त नहीं बनता। हाँ, इफ़ इंडिया इज़ गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ विद यूएस, विद ऑस्ट्रेलिया, विद जापान, फॉर्मिंग अ क्वाड ग्रुप, and they are giving a very sort of alarm bells to China and threatening the Chinese interests, then definitely China and its alliances, they are also going to give the reciprocal response to the Indians too. अब इस किस्म की सारी डिस्कशन के बाद हमें ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी चाहिए that India and China they will never fight. स्केपगोट के तौर पे ना इंडिया इस्तेमाल हो जाए, वरना उनके इंटरेस्ट में तो कभी भी नहीं है जाए। और चाइनीज़ खुद भी नहीं चाहते, दे आर राइजिंग पीसफुली। और इस वक्त वो राइज़ अगर करना चाहते हैं तो उनके ऊपर ये बात बेहद क्लियर है कि उनके क्लैशेस ना मौजूद हों, वो वार्स ना कहीं पे लड़ रहे हों। एक्सटर्नल फ्रंट्स पे वॉर लड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमी का ढेर सारा चंक उस वॉर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दिस इज़ द वेरी राइट एंड द वेरी ट्रू पॉइंट जहाँ पे चाइनीज़ असल में अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इनफ, मगर वो अपने आप को राइवल कंट्री के मुकाबले में लाना चाहते हैं, इंडिया के साथ नहीं। सो होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी इस किस्म की डिस्कशन को दोबारा सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।